आखिर बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई? बहू, क्या वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हो? मालती ने कल्पना को कपड़े का टब हाथ में पकड़ते हुए देखकर कहा। हाँ मम्मी जी, कल्पना ने ड्राइंग रूम की बेड शीट उठाते हुए कहा। मेरे कमरे की चादर और मेरी कल की पहनी हुई साड़ी भी ले लेना, मालती ने टीवी को देखते देखते ही कहा। और भाभी, हमारी 2-3 ड्रेसेस भी हैं, वो भी ले लेना, ननद नव्या ने बेफिक्री से मोबाइल चलाते हुए कहा। जी दीदी, कहने को तो कह दिया कल्पना ने, लेकिन एक बार तो मन चल ही गया कि जब से वो ब्याह कराई तब से तो रोज़ यही होता। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी पकड़कर बैठ जाती और ननद रानी मोबाइल पकड़कर बैठ जाती, क्योंकि उसकी आजकल कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और छुट्टियां नहीं होती है तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ससुर राम और पति गगन भी नाश्ता पानी करके दुकान पर, और कल्पना कोल्हू के बैल की तरह सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में जुटी रहती, क्योंकि काम भी 5 जनों का था। लेकिन जरा भी तरस नहीं आता इन माँ बेटी को कल्पना के ऊपर, और दोनों ही जब देखो तब बैठे बैठे हुक्म चलाया करती। कल्पना उन लोगों की बात भी नहीं काट पाती, क्योंकि माँ बाप ने यही सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, वरना सब लोग हमारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। माँ बाप के संस्कारों पर कोई भी उंगली ना उठाए, और बस इसलिए वो बलि का बकरा बनती चली जा रही थी। जब से कल्पना ब्याह कर इस घर में आई तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये तक हो जाता कि उसको काम के चक्कर में नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता, और वो बिना नाश्ता किए ही रह जाती। फिर दोपहर का खाना भी सबको खिलाने के बाद ही खाने का प्रावधान बना रखा था सासू माँ ने, और तब तक उसकी लगभग भूख ही समाप्त हो जाती, क्योंकि अगर आप भूख लगने पर ना खाइए तो जठराग्नि शांत ही हो जाती है। इधर 10-15 दिनों से कल्पना बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसको बारंबार महसूस होता कि उसको चक्कर सा आ रहा है, और वो अपने आप को संभाल लेती थी। आखिरकार अचानक एक दिन चक्कर खाकर रसोई में गिरने ही लगी। ये तो कहो, उस समय गगन अपनी चाय लेने रसोई में आया हुआ था। क्या हुआ कल्पना? गगन ने उसको अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। कुछ नहीं गगन, बस थोड़ा सा चक्कर सा आ गया। कल्पना ने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन कल्पना गगन की बाहों में झूल ही गई। कुछ नहीं, ऐसे कैसे तुम्हारे चक्कर आ गए? चलो कमरे में आराम से लेटो चलकर, बहुत ज़्यादा काम करती रहती हो, गगन ने उसकी बाँह पकड़कर कहा। अरे नहीं गगन, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वो अभी गुस्साने लगेंगी, कल्पना घबराते हुए बोली। कल्पना, पहले चलो तुम लेटो चलकर, बन जाएगी अभी चाय। अभी गगन यही कह रहा था कि कल्पना बेहोश ही हो गई। गगन किसी तरह से उसको कमरे तक लेकर आया, और आते ही घबराते हुए मालती को आवाज़ लगाने लगा। और अभी तो राम भी घर पर ही थे। मालती से पहले राम उसके कमरे में पहुंच गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि गगन की आवाज़ की घबराहट से राम भी घबरा गए थे। ये देखिए ना पापा, पता नहीं कल्पना को क्या हुआ, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। गगन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये सब बहुओं के चोचले होते हैं और कुछ नहीं, कि काम ना करना पड़े। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मालती अपने स्वभाव के अनुसार चिंचिनाते हुए बोली, क्योंकि इस समय तो उसको बहुत जोरों की चाय की तलब लग रही थी। उसको सिर्फ चाय से मतलब था, बहू की परेशानी से बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो मालती? तुम्हारा दिमाग विमाग सही है या नहीं? बहू बेहोश हो गई है और तुम चोचलेबाजी का नाम दे रही हो। कुछ तो शर्म करो, बुढ़ा गई हो, लेकिन पता नहीं तुमको कब अकल आएगी। राम एकदम से मालती के ऊपर चिल्लाकर बोले। तब तक गगन पड़ोस में ही रहने वाले डॉक्टर विवेक को बुला लाया था, जो कि एक तरह से उसके फैमिली डॉक्टर ही थे।
आते ही डॉक्टर ने कल्पना का चेकअप शुरू कर दिया। देखिए, ये तो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर लग रही है और आंखों से भी ये लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक एनीमिक भी है, डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं। राम भी डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित हो गए। देखिए राम बाबू, बहू की हालत ये बयां कर रही है कि ये समय से बिल्कुल भी नहीं खाती पीती। मैंने बताया था ना कि शारीरिक रूप से कमज़ोर लग रही है। मैं अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और इसको थोड़ी देर आराम से सो लेने दीजिए। फिर से शाम को आकर चेकअप करूँगा। इतना कहकर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चले गए और सब लोग तो कमरे से बाहर आ गए। लेकिन गगन वहीं कल्पना के पास कमरे में ही रुक गया। उसको तो कल्पना का इस तरह बेहोश होने से बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई। राम तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित लग रहे थे। आखिर कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में। वो तो उसको बिल्कुल अपने बच्चे के समान ही स्नेह देते हैं और वो भी पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन कुछ तो ज़रूर है जिससे वो अनभिज्ञ हैं। इधर मालती के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था और उसने फटाफट अपनी चाय बनाई और पीने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद गगन कमरे से बाहर आकर बोला कि पापा, कल्पना को होश आ गया है। राम तुरंत कमरे में पहुंच गए। राम को सामने देखकर कल्पना उठकर बैठने लगी। लेटी रहो बेटा, लेकिन बेटा एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी खाने पीने की तो है नहीं। राम ने कल्पना से बड़े दुलार से पूछा। अरे काहे को आप उसके पीछे पड़े हैं? हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई है ना? तब तक मालती भी पीछे से पहुंच गई थी। तुम चुप रहो, राम मालती को डांटते हुए बोले। बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो? क्यों इतना ज़्यादा एनीमिक हो गई? कल्पना ने डरते हुए मालती की तरफ देखा। बिल्कुल भी डरो मत बहू, साफ साफ बताओ कि क्या बात है, राम ने कल्पना को मानसिक सहानुभूति दिखाते हुए कहा। पापा जी, कभी कभी काम की इतनी अधिकता हो जाती है कि सुबह का नाश्ता तो छोड़ ही दीजिए, चाय तक पीने का मौका नहीं मिल पाता और फिर दोपहर में भी सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ। तब तक भूख भी जैसे ख़त्म ही हो जाती है और कभी अकेले बैठकर खाया नहीं तो इसी वजह से और भी खाना अच्छा नहीं लगता। कल्पना ये सब कहते हुए बहुत डर रही थी। और तुम क्या करती रहती हो दिन भर? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, पड़ी है, क्या भी बहू का काम में हाथ नहीं बटा सकती? राम ने मालती की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूंगी? और नव्या क्या काम करेगी? यहाँ पर तो आराम ही कर ले, ससुराल जाकर तो उसको काम करना ही है, मालती सफाई देते हुए बोली। तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम का तो छोड़ भी दो, तुम लोगों से तो ये भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ही ख्याल रख लो कि उसने समय से कुछ खाया भी है या नहीं। अपनी बिटिया के पीछे तो थाली लेकर दिन भर दौड़ती रहती हो। आज से ये सब मुझको बिल्कुल भी सुनने को न मिले, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समधी जी से कितने भरोसे के साथ कहा था कि बहू को अपनी बिटिया बनाकर रखूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। राम बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहे थे। पापा, आप चिंता मत करिए, आज से कल्पना का ख्याल मैं खुद रखूँगा। गलती मेरी है जो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज से मैं उसको अपने साथ ही बिठाकर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मुझको तो कल्पना की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन साथी बनाकर लाया हूँ तो जिम्मेदारी भी मेरी। गगन अभी भी कल्पना के पास ही बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था।
कल्पना तो अपने पति और ससुर का प्यार देखकर बिल्कुल अभिभूत ही हो गई। मुझको माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। बहू, तुम भी मुझको माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाएंगे पिएंगे। मालती सचमुच शर्मिंदा हो गई और कल्पना का सिर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो उसकी ही थी। मम्मी जी, गलती तो कहीं न कहीं मेरी भी थी कि मुझको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी नादानी कर डाली मैंने। कल्पना ने मालती का हाथ पकड़कर कहा, अब चुपचाप थोड़ी देर लेटो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि होश आने के बाद इनको गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला देना, आराम मिल जाएगा। मालती कल्पना का हाथ हटाकर बोली और फटाफट जाकर कॉफ़ी बना लाई। चलो, अंत भला तो सब भला। अब बहू, तुम थोड़े दिन आराम करो और घर के काम पहले की ही तरह मालती संभालेगी, राम ने उठते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी। थोड़े दिन आराम कर लो, फिर सास बहू दोनों मिलकर घर का काम निपटवाएंगे। मालती घर के काम संभालने के लिए उठ खड़ी हुई और कल्पना लेटे ही लेटे सबकी फिक्र अपने प्रति देखकर मुस्कुरा दी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।